इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो एक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मींस इक्वली स्पेस्ड है। दूसरा, सारी लाइंस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first physics chapter 8 और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी खास सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि एक चार्ज के अराउंड वो वो स्पेस, वो रीजन जहां ये चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज करें कि ये चार्ज है, यहाँ पे हमने एक और चार्ज को लाके रख दिया, क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल कर देगा, मींस इस चार्ज ने इस पे फोर्स अप्लाई कर दी। अब अगर इसी चार्ज को हम यहाँ रखते हैं, अब ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जहां ये चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, कि इसकी फील्ड में हम कुछ इस तरह से लाइंस बनाएंगे और इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतनी ही ज्यादा बनानी पड़ेंगी। कैसे? कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज फील्ड और स्ट्रांग है तो हमें लाइन ज्यादा करनी पड़ेंगी, ये वाली मजीद स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ज्यादा करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लाके एक सरफेस एरिया को रखा, इस सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस एरिया से पास हो रही होंगी, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। किस तरह से? जैसे सपोज करें कि ये रहा हमारा सरफेस एरिया और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही हो, तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इसके पीछे की तरफ से आके इसमें से पास हो रही हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। तो इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि जब मैंने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई तो अगर आप देखें ये सारी मैंने सेम डायरेक्शन में बनाई है। दूसरा, यूनिफॉर्म है, इक्वली डिस्टेंस है सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो एक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मींस इक्वली स्पेस्ड है। दूसरा, सारी लाइंस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे सपोज करें कि मैं एरिया यहाँ पे बना देता, सही। तो अब देखें, इस वाले एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी अलग डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन अलग है। तो यहां हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, एक थर्ड कंडीशन आती है कि लेट्स सपोज ये रहा यही सरफेस एरिया, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन देखें, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एरिया नॉर्मली। नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली, इस एरिया के परपेंडिकुलरली आनी चाहिए। परपेंडिकुलर मींस कि लेट सपोज ये रहा ये एरिया, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे आनी चाहिए? एरिया हमारे पास ऐसे है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आनी चाहिए, ऐसे। तो इस बात को याद रखना, तीन कंडीशन है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और थर्ड, जो सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए, एरिया ऐसे है, फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन रही है। एरिया ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तो यहाँ एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो ये डेफिनेशन है, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्या है? कि किसी खास सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है कि ये प्रोडक्ट होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का। अब इस बात को समझें, इस बात को हम यहां पे समझते हैं कि लेट सपोज अगेन हमारे पास एक सरफेस एरिया है
और इसमें से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। लेट्स सपोज एरिया वेक्टर जो हम बनाते हैं वो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से, ये रहा हमारा एरिया वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है। सही। यहां अगर आप देखें, मैंने ऊपर बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके नॉर्मल होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आपने समझना है, एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंस समझना है। देखिए एरिया की जब मैंने बात की तो एरिया तो ऐसे आया हुआ है हमारे पास, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे बनाया मैंने, एरिया वेक्टर ऐसे बनाया हुआ है। तो जो एरिया वेक्टर है कुछ ऐसे है, एरिया ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे है। जो एरिया है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एरिया वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। मींस अगर मैं यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्शन नीचे गिराऊं कुछ इस तरह से, इसको ऐसे समझें, लेट से मैं इसको रेज करता हूं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक्स वाई एक्सिस बना देता हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यानी इस ए के पैरेलल आ रहा है, वो लेना है हमने। आप देखें क्या लिखा हुआ है कि हम एक वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एरिया ले रहे हैं डी ए, जिसको मैंने अभी ए लिखा है, इसको डी ए कर देंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अब डेफिनेशन पे है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट मींस इस एरिया के परपेंडिकुलर। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, जो इसका ऐसे आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। कैसे बताया मैंने, इसके हेड से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे गिराएंगे, एक ऐसे गिराएंगे, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए। और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, जो थीटा यहाँ पे होगा। सही। तो थीटा और 90 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये ई है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया ई कॉस थीटा, एंड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया, इनका प्रोडक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इस तरह का सिंबल होता है जिसे हम बोलते हैं फाई, और इसके नीचे हम छोटा सा ई बना देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट हो रहा हो। एक्चुअली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक के लिए ई लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, यहां लिखा हुआ है क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रोडक्ट है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, लेट्स सपोज ई लिख देते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा सरफेस एरिया। एरिया क्या है, अच्छा हम अभी डी ए ले रहे हैं, इसको अभी ए कर देंगे, डी ए लेने का एक रीजन है। सही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोडक्ट है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के। नाउ नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा है, ई कॉस थीटा, जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो ई कॉस थीटा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई की जगह हम लिख देते हैं ई कॉस थीटा, और एरिया क्या है डी ए। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ई इंटू डी ए और कॉस थीटा। नाउ अब थोड़ा सा आप स्केलर्स वेक्टर को अगर याद करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्केलर्स और वेक्टर्स के चैप्टर में कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अगर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो ए की जगह लेट से मैं लिख देता हूं ई, बी की जगह लिख देता हूं डी ए एरिया, और कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी ए के, कुछ इस तरह से। तो मैं इसको रिप्लेस करके ये लिख सकता हूं हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिफरेंशियल एरिया ए। अगर हमारे पास एरिया बहुत छोटा है तो हम डी ए लिखेंगे, अगर एरिया बड़ा है तो हम डायरेक्टली ए लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ई इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास तीन डेफिनेशंस हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पहली कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही हैं एक सरफेस एरिया से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दूसरी,
द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नेचर क्या होगी, स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आती है। मींस ये डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी नेचर क्या होगी, स्केलर नेचर होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो हमें पता लग गया। फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी गिवन होगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो यूनिट इसकी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम यहीं पे फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे आ जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू एरिया। नाउ फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय चार्ज की यूनिट कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ गई। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर और चार्ज की कूलम। तो हमारे पास इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ अगर डायमेंशन की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। कैसे निकालेंगे, इसी यूनिट को आगे फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, सारी जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स होनी चाहिए। तो न्यूटन के फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रख देंगे न्यूटन की जगह। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपको याद हो आपने पढ़ा है मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और इसकी यूनिट होती है मास, इसकी यूनिट किलोग्राम और डायमेंशन कैपिटल एम। इसी तरह और क्या हो, लेंथ की यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल एल। टाइम की यूनिट सेकंड और डायमेंशन कैपिटल एल। ये आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक और आएगा एम्पेयर, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी। आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिसमें करंट के बाद टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और आते थे। इसकी यूनिट एम्पेयर और इसकी डायमेंशन भी ए से रिप्रेजेंट होती है। तो आपको करना ये होता है कि ये जो यूनिट्स है सारी यूनिट्स यहाँ बनानी होती हैं। न्यूटन तो हमारे पास फंडामेंटल्स में आती ही नहीं है, तो हमने क्या किया, न्यूटन को चेंज कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट से। देखिए किलोग्राम, मीटर और सेकंड फंडामेंटल में कन्वर्ट हो जाएगी न्यूटन। सिमिलरली कूलम हमारे पास फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बट चार्ज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था Q इक्वल्स टू IT। अगर आपको याद हो सबसे आसान फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू IT। चार्ज की यूनिट कूलम, करंट की एम्पेयर और टाइम की सेकंड। तो आप देखिए कूलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पेयर इनटू सेकंड। एम्पेयर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है। तो जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो यूनिट सारी की सारी फंडामेंटल्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन की जगह पर आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर एज इट इज, और डिवाइड बाय कूलम की जगह एम्पेयर इंटू सेकंड। देखिए इससे फायदा क्या हुआ है, यहाँ देखें ये सारी की सारी यूनिट्स अब फंडामेंटल यूनिट्स बन गई हैं। कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो डिराइव्ड हो, यानी जो फंडामेंटल ना हो। जैसे यहाँ पे न्यूटन एक फंडामेंटल यूनिट नहीं थी, कूलम एक फंडामेंटल यूनिट नहीं थी, तो हम डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। नाउ अब क्या होगा, इसके नीचे एक 1 होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ये 1 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा एम्पेयर इंटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्यूब
अब हम इसमें डायमेंशंस पुट करते हैं। किलोग्राम की डायमेंशन कैपिटल M, मीटर की डायमेंशन कैपिटल L, मीटर क्यूब है तो L क्यूब, डिवाइड बाय एम्पेयर A ही रहेगा, और सेकेंड क्यूब की जगह T क्यूब हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास फाइनल डायमेंशन आ जाएगी ml क्यूब T-3 इंटू A-1। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हम लिख लेते हैं ml क्यूब T-3 इंटू A-1। ये हमारे पास डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी ये तो आपको बताना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो हम लिख देंगे कि नो डायरेक्शन, स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी नेचर, स्केलर, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन और डायरेक्शन सब पता लग गया। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। कोई ना कोई वजह होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए बता रहे हैं कि ताकि हम पता कर सके कि चार्ज कहां तक अपनी फोर्स अप्लाई कर सकता है। देन कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, मींस एक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। लेट्स सपोज दो फील्ड्स हैं, मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज एक चार्ज है ये रहा, इसकी फील्ड ये है, एक चार्ज है छोटा सा, इसकी भी फील्ड सेम इसी के बराबर है। कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। नाउ सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज है, वही वाली बात जो अभी शुरू में की थी, और ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, कुछ ऐसे। सही। अब कहते हैं कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज्यादा स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा बनानी पड़ेंगी। अब सपोज करें कि इसकी जगह एक चार्ज मैंने रख दिया जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग चार्ज है, मींस मुझे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मजीद बढ़ानी पड़ेंगी। तो मैं कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाऊं, ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है कि मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही बढ़ाता रहूं क्या। उससे बेहतर ये नहीं होगा कि हमें ये बात बता दी जाए कि इतनी नंबर ऑफ लाइंस इस जगह से पास हो रही है, डायरेक्टली हम एक वैल्यू बना दें। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि लेट सपोज ये रहा हमारे पास एक चार्ज, यही बनाते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, इसके आगे मैंने तीन डिफरेंट सरफेस एरियाज रख दिए, कुछ ऐसे। इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हुई और इसमें इनके अंदर से होती हुई जा रही है, कुछ इस तरह से। सही। या इसको हटा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे पास होती हुई जा रही है। सही। तो आप देखें कि यहाँ पे ऐसे लाइंस बनाने के बजाय, ऐसे लाइनें बनाने के बजाय बेहतर ये नहीं होता कि मैं इधर भी एक फाई की वैल्यू लिख देता इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और हो सकता है इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने के बजाय डायरेक्ट एक वैल्यू लिख दे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो हमें खुद ही बता दे कि एक सरफेस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ी। और अगर आप देखें इसी डायग्राम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कहां सबसे ज्यादा होगी, इस वाले में देखिए कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, 3, 6 और 7। इस वाले एरिया से 7 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे सिर्फ 3 लाइंस पास हो रही हैं। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहचानना कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों है और इसकी नेचर वगैरह सब पता लग गई होगी ना। अब हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और कब जीरो होगा, हमें ये बात बतानी है। तो लेट सपोज पहले हम देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी जो स्टार्टिंग में पड़ी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और सारी लाइंस पैरेलल हो और एरिया के परपेंडिकुलर हो।
तो लेट सपोज हमारे पास ये एक एरिया ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही हैं, ठीक, इसके परपेंडिकुलर, डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी जो ऐसे बैक से आके इसमें से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, मींस एरिया के परपेंडिकुलर है, बट एरिया वेक्टर के पैरेलल है। इस बात को समझना होगा, इसका जो एरिया का जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, और वो कैसे क्या होगा, ये ए आ गया, और जो ब्लू से बनाई है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने इस बात को समझना होगा एरिया वेक्टर और एरिया में क्या फर्क है। देखिए एरिया जो है ना एक कॉमन टर्म है जो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से पास हो रही है तो मैं कहूंगा कि ये एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया के परपेंडिकुलर है। बट जब हम एरिया वेक्टर बनाते हैं तो वो एरिया से अंदर से ऐसे ही निकल के आ रहा होता है, जो एरिया वेक्टर होता है वो भी एरिया के परपेंडिकुलर होता है। इस बात को समझना है, एरिया और एरिया वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया क्या है, सिंपल एक नॉर्मल टर्म है ऐसे, एरिया वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा वो एरिया वेक्टर है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर थी वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगी, 0 डिग्री होगा थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, थीटा वाला, ई ए कॉस थीटा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, देन कॉस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और कॉस 0 बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा ई ए इंटू 0, कॉस 0 की जगह 1, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ई इंटू ए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है जो पॉसिबली आ सकती है, ई इंटू ए। और कब होगी, थीटा याद रखना है 0 डिग्री पे। नाउ नेगेटिव फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स तब आएगा हमारे पास जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसे, सपोज करें कि अभी फील्ड इस तरफ से आ रही थी, अगर फील्ड इस तरफ से आ रही होती कुछ ऐसे, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे बनाया तो मे भी शायद ये वीडियो में नजर ना आ रहा हो, ऐसे सही। लेट सपोज अब मैं कहता हूं कि ये रहा हमारा एरिया, ये हमारा एरिया वेक्टर बिल्कुल वैसे ही, और इस एरिया वेक्टर के अपोजिट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कुछ ऐसे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब एंगल क्या बन रहा है, देखें ये रहा एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगल 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो अब हमारे पास थीटा बन रहा है 180 डिग्री, थीटा आ गया 180 डिग्री। अगेन इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, तो ई ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, कॉस 180 बराबर होता है -1 के। तो हमारे पास आ जाएगा ई ए और ये -1, तो हमारे पास आ गया -ई ए। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है जो आ सकती है पॉसिबली, और इसे हम नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। कब आई है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। नो लास्ट केस आता है जीरो फ्लक्स का। फ्लक्स जीरो कब होगा, जब जो कंडीशन है वो कंप्लीटली आउट ऑफ द उसमें आ जाएंगी, कि जैसे मैंने बताया कि एरिया के परपेंडिकुलर हो बल्कि वो पैरेलल हो जाए। किस तरह से, सपोज करेंगे एरिया है, यही बनाते हैं, तो एरिया को हम ऐसे बना देते हैं इस बार, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही है, या पहले एरिया वेक्टर इस बार ऐसे ऊपर की तरफ है, ये आ गया एरिया वेक्टर। तो ये ऐसे है एरिया इस बार, और एरिया का वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बना देते हैं, कुछ ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल बन रहा है, आप देखें यहाँ पे 180 था और यहाँ अब 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू इस बार 90 डिग्री हो गई। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 क्या होता है, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो हमारे पास आ जाएगा ई ए इंटू 0 और पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास आ गया 0 फ्लक्स। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूज करती है अक्सर स्टूडेंट्स को कि मिनिमम फ्लक्स तो ये होना चाहिए 0, लेकिन आपने याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू 0 से भी छोटी होती है, तो हमारे पास जो मिनिमम फ्लक्स है वो नेगेटिव फ्लक्स होता है एक्चुअली, 0 फ्लक्स मिनिमम नहीं होता, 0 से भी वैल्यू कम हो सकती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। देखिए लेक्चर बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं ये आपको समझना जरूरी है। उसका मेन रीजन ये है कि जब आप आइंदा में यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देते हैं जैसे ई कैट एमडी कैट, उसमें आपको एक इशू आता है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।